जय हिंद दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस डिफेंस अकादमी में आपका स्वागत है। जैसा कि हम बात कर रहे हैं इंडियन हिस्ट्री के बारे में, आपको पता है ये एक सीरीज चल रही है जिसका स्टार्टिंग है। आप हमारे ताम झाम पर मत जाइएगा, आप हमारे कंटेंट पर जाइएगा, क्योंकि ये टीम जो यहाँ पर काम कर रही है वो प्योर कंटेंट पे काम कर रही है। तो हम इंडियन हिस्ट्री में मेन पॉइंट लेते हैं, जैसे कि हमने लास्ट में पढ़ा था इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री के कुछ चैप्टर्स आपको ऐसे सिखाए जाएंगे कि जिसके अंदर आपको अंडरस्टैंडिंग पे ध्यान दिया जाएगा, न कि इस बात पर ध्यान दिया जाएगा कि भाई फैक्ट रट लो, पहले आप समझ लो। मेरा वादा है कि आपने आज से पहले इंडियन हिस्ट्री को बहुत बार देखा होगा, लेकिन फिर भी आप भूल जाते हैं। अब की बार इंडियन हिस्ट्री में ये है कि सिर्फ आप ईमानदारी से सुनते रहना, ईमानदारी से। उसके बाद मेरी गारंटी है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग शानदार होने वाली है। जैसे कि इंडियन हिस्ट्री में हमने स्टार्टिंग में बात की, अगर मेरे प्यारे भारत की मैं बात करता हूँ, इसके अंदर मैंने सबसे पहले क्या पढ़ा था, लगभग 75,000 वर्ष पूर्व से 55,000 वर्ष पूर्व तक हमें भारत में मानव की संभावना बताई गई है। फिर उसके बाद इंडस वैली सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता जिसको बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो लगभग 2250 से लेकर 1750 BC में हमने एक टाइम बोला था। सिंधु घाटी सभ्यता क्या है कि पुराने टाइम में जो सबसे पहले लोगों का जीवन शुरुआत हुई थी भारतीय उपमहाद्वीप में, उसको सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं। ये बड़े बड़े एग्जाम्स में ज़रूरी है। क्यों पूछा ज़रूरी है, इसका ज़रूरत क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता की ज़रूरत क्यों है? ज़रूरत इसलिए है भाई क्योंकि आज 2024 चल रहा है और 2024 में आज बहुत सारी समस्या है। जैसे सबसे बड़ी समस्या फ्लड की समस्या है, बाढ़, जिसको हम बाढ़ की समस्या बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे टाउन प्लानिंग नहीं है। हम टाउन प्लानिंग के बिना सिटी बना रहे हैं। लेकिन सोच के देखिए, आज से कितने साल पहले यहाँ पे ज़बरदस्त टाउन प्लानिंग थी, ज़बरदस्त लोगों को रहने का तरीका था। इन्होंने नालियाँ वगैरह 90 डिग्री के एंगल पे बना रखी थी। IAS ने 2019 में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन से हम क्या सीख सकते हैं। सो इसलिए हमें इसको पढ़ना जरूरी है। इसके बाद फिर हमने पढ़ा वैदिक सभ्यता। वैदिक टाइम आया था, वैदिक, इसको लगभग 1500 से लेकर 900 हमने पढ़ा था BC में वैदिक। इसके बाद उत्तर वैदिक, दोनों भाषाओं का मिश्रण इसलिए है ताकि आपको समझ आए। 900 से लगभग 600 वापस चल रहा है BC। इस समय में हिंदू धर्म में जितनी भी कमियां थी वो सारी इसमें आ गई हैं। जैसे कि पर्दा प्रथा आ गई है, उसके कारण राजा को नहीं कह सकते, उसके कारण सभ्यता को नहीं कह सकते, उसका कारण शायद कोई बाहरी भी हो सकता है, क्योंकि जब समाज में बदलाव होता है तो कई बाहरी कारण भी होते हैं। वरना ऐसा क्या हुआ कि वैदिक सभ्यता जब चल रही थी उस समय महिलाओं को उच्च स्थान था, उनको यज्ञों में बैठने की अनुमति थी, उसके बाद बंद कर दिया गया, कोई कारण रहा होगा। उसके बाद अगर अब हिंदू धर्म में, जैसे कि हिंदुइज्म में कुछ कुरीतियाँ आ गई थी, यानी कि बुराइयाँ आ गई थी, तो उनको सुधार करने के लिए जैनिज्म आता है और बुद्धिज्म आता है। ये जो धर्म आता है ये उसके सुधार के लिए आता है। यानी कि इसका टाइम पीरियड लगभग कब हो गया, लगभग 580 BC से लेके लगभग 460 BC के आसपास। एक मोटा मोटा टाइम फ्रेम ले रहे हैं हम ताकि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बने। इसके बाद नीचे आ जाते हैं 323 में। आपको पता है सिकंदर का आक्रमण भारत के ऊपर हुआ था, सिकंदर का आक्रमण, इसको हम पढ़ेंगे। इसके तुरंत बाद यानी कि 323 में सिकंदर ने आक्रमण किया है, तो यानी कि 322 में मौर्य साम्राज्य की स्थापना होती है। मौर्य जो चंद्रगुप्त मौर्य है, इसको मौर्य काल बोलते हैं। इस समय में चाणक्य हमारे सामने आता है, जो महान राजनीतिज्ञ था। यानी कि मौर्य साम्राज्य की शुरुआत लगभग हम ये मान लेते हैं 320 से लेके लगभग 180 के आसपास BC में हम मौर्य साम्राज्य मान लेते हैं। इसके बाद जो आता है, अब भारत महाजनपदों में बंट जाता है। महाजनपदों में लगभग 16 या 18 महाजनपद हैं, जिनमें यानी कि बड़े बड़े राज्यों में भारत बंट जाता है। इसके बाद अगर हम अगले टाइम पीरियड की बात करें, अगले टाइम पीरियड में क्या होता है कि महाजनपद चलते हैं लगभग 200 AD
अब उल्टा चल रहा है। लगभग 600 AD की अगर मैं बात करूं तो ये आता है गुप्त काल, जिसे भारत का गुप्त एम्पायर, भारत का गोल्डन एज बोलते हैं। अब ये गोल्डन एज क्या है? स्वर्ण काल, यानी कि भारत को सोने की चिड़िया बोला जाता है। आपको पता है, जो भारत को सोने की चिड़िया बोला गया है वो इसी टाइम पीरियड की हम बात कर रहे हैं। यानी कि क्या इस टाइम सबसे ज़्यादा भारत के अंदर सोना था? अगर मैं आपसे एक बेसिक क्वेश्चन पूछूं, जो भी बच्चे हिस्ट्री के डिपार्टमेंट से हैं या आर्ट्स के डिपार्टमेंट से हैं या जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन की बात कर रहे हैं या उससे तैयारी कर रहे हैं, तो उन बच्चों से हमारा एक बेसिक सा क्वेश्चन है कि आपकी तैयारी अच्छी होगी। हमारे लेक्चर की क्या खास बात है, इसीलिए मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि जो गुप्ता एम्पायर था, जो गुप्त काल था, उसको सोने की चिड़िया भारत को कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? क्या उस टाइम सोना ज़्यादा था, या ट्रेड अच्छा था, या फुलफिलमेंट था, या कल्चर अच्छी थी, या हमारी बौद्धिक विकास बहुत अच्छा था? इसके ऊपर बता दीजिए। आईएएस ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, जैसे कि क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भारत को सोने की चिड़िया स्वर्ण काल गुप्ता एम्पायर में कहा जाता था, विश्लेषण करिए क्यों कहा जाता था। तो हिस्ट्री का मतलब पॉइंट याद करना, डेट याद करना नहीं है। हिस्ट्री का मतलब है हायरार्की को पूरा समझना, कैसे चीज़ें डाउन हो रही हैं। अब सोने की चिड़िया तक आ जाता है। उसके बाद 600 के बाद लगभग 700 से लेकर लगभग 1200 AD तक ये राजपूत काल चलता है, राजपूत काल चलता है। अब इसके अंदर ये उत्तर भारत की बात है, अभी दक्षिण भारत की बात नहीं कर रहे हम। अभी दक्षिण भारत हमारा अधूरा है। अब आप जब हिस्ट्री पढ़ते हो तब आप सिर्फ उत्तर भारत को लेके चलते हो, उत्तर भारत के राजाओं को लेके चलते हो, क्योंकि हिस्ट्री में तो दक्षिण भारत भी है ना, जिसको बोलते हैं संगम साहित्य, संगम पीरियड। आईएएस ने फिर क्वेश्चन पूछा हुआ उसके ऊपर कि संगम लिटरेचर के बारे में, संगम पीरियड के बारे में एक ब्रीफ नोट लिख दीजिए। हमने तो हिस्ट्री में सब कुछ पढ़ा। मैं दावा कर रहा हूँ जो बच्चे ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हैं आर्ट सब्जेक्ट से या किसी भी अच्छी नॉलेज अपनी मानते हैं, तो आप हमें हमारे कमेंट में 4-5 पॉइंट लिख के दे दीजिए कि शॉर्ट नोट ऑन संगम पीरियड, संगम समय के, संगम काल के ऊपर कुछ लिख दीजिए। मैं जानता हूं कि 90% लोगों को इसके बारे में नहीं पता होगा। यही हिस्ट्री है। हम ही रह के एक बार दक्षिण भारत चलता है, लगभग 1200 AD तक हम आ जाते हैं। 1200 AD के आने के बाद, उसके बाद पता है आपको कि उसके बाद दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है। दिल्ली सल्तनत, अब दिल्ली सल्तनत कब से कब चलेगी? लगभग 1192 में जो तराइन की फाइट हुई थी पृथ्वीराज चौहान जी के बाद, उसमें उनको धोखे से मारा गया था या धोखे से उनको हराया गया था, क्योंकि इतने महान शासक ऐसे तो हारेंगे नहीं। उसके ऊपर भी हम जब ये टाइम की बात करेंगे तब बात करेंगे, लेकिन फिलहाल एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम ले रहे हैं। लगभग 1525 तक AD तक ये दिल्ली सल्तनत चलती है। इसमें बहुत सारे साम्राज्य आते हैं। लगभग 1525 AD के बाद, AD से लेके 1857 AD तक यहाँ पर हिंदुस्तान में रहता है मुगल एम्पायर। और 1857 की जो क्रांति हुई थी, 1857 की क्रांति का आप लोगों ने सब ने नाम सुना है। आपने, ठीक है, आपने सुना है कि भाई ये वो क्रांति जो थी वो फैल हो गई है, सबको पता है। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ आप लोगों से एज ए हिस्ट्री स्टूडेंट, एज ए जीके क्वेश्चन, कि अगर 1857 की क्रांति फैल हो गई थी तो सीधी सी बात है उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ होगा। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आईएएस ने भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि 1857 की क्रांति अगर नहीं होती तो उसके बाद क्या होता? क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज़ों ने कोई भी किसी भी भारतीय राजा से युद्ध नहीं किया है। छोटी मोटी बातें तो अलग जंग है, लेकिन मेजर जिस तरह से 1857 से पहले जितने युद्ध हुए थे, जैसे कि आपका लगा लीजिए बंगाल को इन्होंने जीता, मैसूर को जीता, मराठा को जीता, पंजाब को जीता, उस तरह से कोई बड़ा युद्ध नहीं हुआ। उसके बाद पॉलिटिकल एरिना आ गया था। 1857 की क्रांति के बाद ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से कमान छीनकर ब्रिटेन की महारानी ने अपने हाथों में ली थी। यानी कि हिंदुस्तान के अंदर ना चाहते हुए भी जो डेवलपमेंट हुई है अंग्रेज़ों के टाइम में, वो 1857 के बाद हुई है। इसलिए मैं एक बार आपको दोबारा से रिकैप कर देता हूं। मैं फिर कह रहा हूं ये फैक्ट नहीं है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। एक बार हम अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग 1857 तक की दे दी हमने। उसके बाद एक एक पॉइंट उठाएंगे, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता उठा ली, वैदिक पीरियड उठा लिया। मेन पॉइंट पे रिपीट करते हैं। सबसे पहले भारतीय महाद्वीप में जो मानव की दिखाई देने की, आधुनिक मानव की बात होती है, लगभग कितने टाइम पहले होती है? सिंधु सभ्यता की बात 2250 से 1750 है। उसके बाद वैदिक पीरियड आता है 1500 से 900 BC। फिर उत्तर वैदिक आता है, उसमें बहुत सारी कमियां हमारे हिंदुज़म सनातन संस्कृति में आती है। उसके बाद जैनिज़्म और बुद्धिज़्म और ऐसे कई धर्म आते हैं जो
हिंदू धर्म में जो कमियां थी उनको ठीक करना चाहते हैं। याद रखना एक पॉइंट को, जैनिज्म या बुद्धिज्म हिंदुइज्म के खिलाफ नहीं है, ये उसमें कुछ पॉइंट ऐसे थे जो कमियां हो गई थी, उनको सुधार करने के लिए था, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद सिकंदर का आक्रमण और मौर्य साम्राज्य, और जैसे आपसे पूछा जाए वैदिक पीरियड के बाद क्या, वैदिक पीरियड के बाद 16 महाजनपदों में, उसके बाद गोल्डन एज, उसके बाद राजपूत एम्पायर, उसके बाद दिल्ली सल्तनत और उसके बाद मुगल एम्पायर। अब बात आती है कि राजपूत काल तो लास्ट तक चल रहा था भाई, मैंने ये क्यों लिख दिया, मैंने इसलिए लिख दिया ये प्योरली एम्पायर एकदम ग्रो में आया था, एकदम ग्रो में आया था, जिनका मतलब मोस्टली कैप्चर था, मोस्टली जिनका रूल था। इसलिए एक ओवरव्यू आपका हो गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको ज़बरदस्त अंडरस्टैंडिंग हुआ होगा। आप कंटेंट पे जाइएगा, मैं आपको फिर बोल रहा हूं, अगर आपको लगता है वाकई में आपको जीके की नॉलेज है तो क्वेश्चंस मैं आपको फिर बता रहा हूं। बहुत पॉइंट ये है कि ऐसा क्या हुआ कि वैदिक काल में हिंदू धर्म बहुत महानता के पद पे था, महिलाओं का अच्छा सम्मान था, यत्र नार्यते पूज्यते तद् देवता र्वणते। उसके बाद उत्तर वैदिक में कमियां हो गई। ऐसा क्या था कि हिंदुइज्म में कमियां सुधारने के लिए जैनिज्म को आना पड़ा और बुद्धिज्म को आना पड़ा। और एक क्वेश्चन और, बुद्धिज्म को पैदा करने वाला भारत राष्ट्र है और बुद्धिज्म भारत में ख़त्म हो गया, और दूसरे जैसे चीन की लगा ले, मलेशिया की लगा ले, या पूर्वी देशों की लगा ले, पूर्वी देशों में बुद्धिज्म पीक पर है, ज़बरदस्त मानते हैं। हिंदुस्तान में ये बिल्कुल ख़त्म होने की कगार पे है। क्या कारण रहे हैं? बुद्धिज्म ख़त्म हिंदुस्तान में बना, दुनिया को पाठ पढ़ाया और हिंदुस्तान में ही ख़त्म हो गया। क्या कारण रहा होगा? आगे चलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम के बाद सोने की चिड़िया भारत को क्यों कहा गया? क्या कारण है? एनडीए ने भी क्वेश्चन पूछा है, आईएएस ने भी क्वेश्चन पूछा है। एनडीए ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा है, आईएएस ने रिटर्न में क्वेश्चन पूछा है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप बता देंगे मुझे। उसके बाद दिल्ली सल्तनत, और उसके बाद फिर मुगल साम्राज्य, और एक लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए 1857 की क्रांति होने के फ़ायदे क्या थे? ऐसा क्या बदला कि अगर 1857 की क्रांति नहीं होती तो नहीं बदल पाता? 3 क्वेश्चन आपके लिए। पहला, उत्तर वैदिक काल में कमियां क्यों आई? दूसरा क्वेश्चन, बुद्धिज्म भारत में ख़त्म क्यों हुआ? तीसरा क्वेश्चन, भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था? और चौथा क्वेश्चन, 1857 क्रांति अगर नहीं होती तो क्या होता? जय हिंद, जय भारत।